इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेक्चर 4। गुड मॉर्निंग। लंच लो पढ़ चुके थे और एक रॉड अगर मूव कर रही हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है वो कैलकुलेट कर चुके थे और इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू थी V क्रॉस B डॉट dl। भूल मत जाइएगा, उसके इंटीग्रेशन से हम लोगों ने इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू निकाली थी। आगे इसी चीज को प्रोसीड करवा रहे हैं। एक बार एग्जांपल लिख लेते हैं वापस। ये छोटे छोटे सेल बन जाते हैं। B इनसाइड लिया हुआ है, ये V स्पीड से इस तरफ जा रही है रॉड और ये कंडक्टिंग रॉड है। अगर ये कंडक्टिंग रॉड है, B इनवर्ड है, तो ऊपर वाला टर्मिनल हायर बनेगा, ये लोअर बनेगा। ठीक है, तो ये हायर लोअर के बाद इंड्यूस ईएमएफ कितना आया था इसके अंदर? ये इंड्यूस ईएमएफ आया था BVL, वेल L इज लेंथ ऑफ इट। यहां पर अगर ये सर्किट क्लोज हो, चाहे इस तरफ क्लोज कर लो चाहे इस तरफ क्लोज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर आप लोगों के पास एक लॉ होता है जिसे बोलते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। भूल मत जाना, एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल था और एक राइट हैंड थंब रूल भी होता है। ये रूल किसके लिए? लेफ्ट हैंड रूल था फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए, जिसे हमने पढ़ा था FBI। लेफ्ट हैंड होना चाहिए, ये मैग्नेटिक फील्ड को, ये करंट कैरिंग वायर में करंट की डायरेक्शन को, एलिमेंट में करंट की डायरेक्शन को शो करेगा, तो ये एलिमेंट में फोर्स को शो करेगा। FBI लेफ्ट हैंड रूल। लेकिन राइट हैंड रूल जो होता है दैट इज फॉर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट किस तरफ होती है, इसको रिप्रेजेंट करता है। तो आपको इसके लिए राइट हैंड थंब रूल के लिए वही 3 फिंगर्स का यूज करना है। इंडेक्स फिंगर हो जाएगी, थंब हो जाएगा और ये फिंगर हो जाएगी, मिडिल फिंगर हो जाएगी। तो बताना कैसे कैसे? इंडेक्स फिंगर से B को शो करना है। पाम रूल आपको दिखाई दे रहा है, हायर लोअर पोटेंशियल कैसे होगी। एक बार खुद सेट करके देखिए कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल सेट कैसे होगा। इंडिकेट करके देख लीजिए बच्चों। जैसे FBI रूल होता है वैसे राइट हैंड थंब रूल के लिए VBI रूल है। V डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर है, B मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई कर रखा है और जो I है वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन दैट एलिमेंट है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन दैट एलिमेंट है VBI रूल। FBI रूल में क्या क्या चीज थी? ये इंडेक्स फिंगर B को, मिडिल फिंगर I को शो करेगी तो थंब फोर्स को शो करेगा। सेम राइट हैंड रूल में ये VBI रूल है। ये मोशन ऑफ कंडक्टर, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। चेक करते हैं। इंडेक्स फिंगर B को रिप्रेजेंट कर रही है, थंब V की डायरेक्शन में ओपन करना, तो पहले रिस्ट को एडजस्ट कीजिए। रिस्ट को एडजस्ट ऐसे किया कि ये V को शो करे, तो मिडिल फिंगर अपने आप किसको शो कर रही है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन दिस एलिमेंट, और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ये भी। अब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट हायर टू लोअर होती है। मैं गलती से सेल हायर टू लोअर बोल के यूं मत बना लेना, क्योंकि सेल के अंदर करंट तो लोअर टू हायर चलता है। सेल तो यही बनेगा, भूल मत जाना। तो VBI रूल समझ में आ गया होगा। स्टेटमेंट सिंपल सी है। इफ वी स्ट्रेच द इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ राइट हैंड सच दैट, लिख दो स्टेटमेंट, चेक कीजिए। इफ वी स्ट्रेच थंब, इंडेक्स फिंगर and middle finger of right hand perpendicular to each other such that index finger be in the direction of B, thumb in the direction of velocity of conductor, then middle finger represents direction of induced current in that element. इसे बोलते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। नोट कर लीजिए, इस स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए जी।
हायर लोअर पोटेंशियल पता होना चाहिए, कैसे जनरेट किया गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में पता होना चाहिए। लेंज लॉ की कंसीक्वेंस है, ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अब क्वेश्चंस और आर्टिकल्स में जाएंगे। आज का पहला क्वेश्चन चेक कीजिए जी, ध्यान से देखिएगा। टॉपिक शुरू कर रखा है मोशनल ईएमएफ, लेकिन मोशनल ईएमएफ के साथ साथ अब स्टैटिक ईएमएफ की बात भी करूंगा। ये दो पार्ट है इस क्वेश्चन के, 2 या 3 पार्ट में इस क्वेश्चन को बोलूंगा। चेक कीजिएगा, अरेंजमेंट ये दे रखी है, बी इनवर्ड है, ये वी है, इसकी लेंथ एल दे रखी है, रजिस्टर है आर, बी इनवर्ड है, चेक कीजिएगा। ए पार्ट बी इनवर्ड जो है वो कांस्टेंट है, तो आपको आई की वैल्यू लिखनी है सर्किट की। बहुत गौर से सीखिएगा जो चीज बताई जा रही है। आई की वैल्यू लिखनी है, इन सब कनेक्टिंग वायर्स के रेजिस्टेंस 0 है, कंडक्टिंग रॉड है, यहां से यहां तक रेल्स के बीच की लेंथ एल है, तो इतने अगर सेल बनेंगे तो उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, कोई करंट आके यूं ही जाएगा, तो इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं जो बाहर निकल गया पार्ट। हालांकि इनका भी ईएमएफ आएगा बीवीडीएक्स, लेकिन करंट प्रोड्यूस करने में सिर्फ इतने सेगमेंट का रोल आएगा जो ट्रैक के बीच का डिस्टेंस है। इसलिए कई बार डायग्राम में पूरी रॉड दी होती है, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन आना ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सबको इसका आंसर दिखाई दे रहा है BVL/R। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट पूछ ले तो BVL/R में ये हायर पोटेंशियल बनेगा पाम रूल से, बी इनवर्ड विदर ये हायर ये लोअर, तो करंट जा रहा है ये रहा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, भूल मत जाना। अब सेकंड पार्ट देखना क्वेश्चन का, ये इंपॉर्टेंट है। बी इनवर्ड है और dV/dt भी प्रेजेंट है, dV/dt भी प्रेजेंट है, और dV/dt मान लो ग्रेटर देन 0 है। तो आपसे पूछ लिया जाए इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा। अगर B अंदर की तरफ का है और वो बढ़ रहा है, तो बढ़ने का अपोज होगा ये वाला सर्किट, जिसकी वजह से करंट कौन सा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। इसकी वजह से करंट कौन सा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। सुन लेना, इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा मैंने तो करंट अपने आप आ जाएगा, ये आता है d∅dt से। आराम से सीख लो। फाई की वैल्यू होगी B इंटू एरिया, राइट। अब ध्यान से देखना इस स्टेप को क्या लिख रहा हूं, B भी बदल रहा है और ये लूप का एरिया भी बदल रहा है। लिखने का तरीका सीख लेना, dB/dt इंटू एरिया एट दिस इंस्टेंट प्लस B टाइम dA/dt में इस टाइम का B इंटू वेरिएशन ऑफ एरिया। अब वेरिएशन ऑफ एरिया जो था हमें याद है, ये वेलोसिटी इंटू एल आया था, मोशन ईएमएफ BVL प्रोड्यूस किया था हम लोगों ने, क्योंकि एरिया में क्या लिखोगे, लेंथ इंटू dx, एल dx/dt की जगह पर BVL बनेगा। अब यहां पर इनके साइन कन्वेंशन की बात आती है। जब इसके साइन कन्वेंशन की बात आएगी तो दोनों अपोज में है, एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक की वजह से करंट यूं जाना है, इस सेल की वजह से करंट यूं जाना है, और दूसरे सेल की वजह से करंट यूं आना है, दोनों अपोज में है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों अपोज में है तो एक पे नेगेटिव साइन लगाओ और एक पे पॉजिटिव साइन लगाओ, ये आपको अपनी समझदारी से लगाना पड़ेगा। अब बड़े में से छोटे को माइनस करना, ये भूल मत जाना, जो डोमिनेटिंग हो जाएगा उस डायरेक्शन में करंट आ जाएगा। अगर BVL डोमिनेटिंग है तो करंट क्लॉकवाइज आ जाएगा, और अगर ये वाला इंपैक्ट डोमिनेटिंग है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा, अगर ये डोमिनेंट हो गया तो समझ में आ गया होगा आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे लिख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आगे जाके इस लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आएगी, मोशनल ईएमएफ को, ये मोशनल ईएमएफ है, को रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि इसमें इफेक्टिव सेल इतने रीजन में है।
लेकिन इसका इफेक्टिव सेल्फ कैसे शो करते हैं ये इस लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में ही क्लियर होगा। इसे एक पर्टिकुलर जगह पे शो नहीं कर सकते क्योंकि इसका इम्पैक्ट पूरे रीजन में है। तो कैसे शो करते हैं वो ग्रेजुअली सामने आएगा, धीरे धीरे सामने आएगा कि कैसे शो करते हैं, लेकिन सेल इफेक्टिव ये बनेगा, ये क्लियर हो जाना चाहिए स्टेप पे। ठीक है जी, नोट कीजिए। और बाई चांस सपोज करो ये बी डी लेस देन 0 होता, फिर तो तुम कहते हैं इसका भी सेल ये बना लो, फिर दोनों जुड़ जाती चीजें कंफर्म। मैं बोल दूं घट रहा है बढ़ रहा है इधर जा रहा है, तो अब जैसे बड़ी सिचुएशन आ जाए यू कैन डील विद दिस थिंग। क्लियर हो गया तुम सबको? नोट कीजिए। इसी का एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूं बीवीएल के, फिर नेक्स्ट आर्टिकल में जाएंगे जी, ध्यान दीजिएगा। आसान आसान सी चीजें, मुश्किल चीज कुछ भी नहीं है। सिंपल मैथमेटिक्स से क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसके अंदर लॉजिक क्लियर होना चाहिए। तुम्हारे पास 5 मिनट है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। आर रेडियस कंडक्टिंग रेयर्स फ्रिक्शन नहीं है, इसकी t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 है और तुम इस पे F एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो, m मास है, टॉप व्यू, हॉरिजॉन्टल सेटअप, हॉरिजॉन्टल सेटअप, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालनी है, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम निकालनी है। बी इनवर्ड यूनिफॉर्म, बी इनवर्ड यूनिफॉर्म, इसकी लेंथ जो है वो L है। स्मूथ ट्रैक बोल दिए तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है। सारा हॉरिजॉन्टल सेटअप है, यूं जा रहा है, F कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं। सॉल्व कीजिए बच्चों, स्क्रीन को पॉज कीजिए और 2-4 मिनट में इसका आंसर निकालिए सिंपल मैथमेटिक्स से। प्रोसीड कर रहे हैं जी, चेक कीजिएगा, आपकी मैथमेटिक्स सॉल्व हो जाएगी। करना क्या है, पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने प्रोसेसिंग की है, पॉज करके आपने सोचा होगा, तो सोचना क्या है, पहली लाइन ये सोचनी है कि निकालना ये है। सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ेगा तो करंट आएगा, फोर्स पीछे लगेगा, लेकिन कहेंगे कैसे? बोल दो कि t टाइम बीत चुके और t टाइम बाद इसकी स्पीड v है, तो इस टाइम पे ये BVL का सेल हो गया, BVL का सेल हो गया, तो यहाँ पर एक F तो लग रहा था लेकिन पीछे एक F मैग्नेटिक और लग रहा है। अब सारी बात समझते हैं, MA इक्वल्स टू आ जाएगा F माइनस ILB, और I की वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रही है BVL बाय R, और एक BL और पड़ा है। एलसीएम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, R कांस्टेंट है, V वेरिंग है, एक की जगह पर dV बाय dt आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद ये FR माइनस बी स्क्वायर V L स्क्वायर बाय MR है, इसको इधर ले आइए और एक्सपोनेंट फंक्शन बनाने के लिए रेडी कर लीजिए। समझ में आ गया होगा तुम सबको? इसके बाद काम खत्म है। t इक्वल टू 0 पे स्पीड 0 थी, t टाइम पे स्पीड ढूंढ रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन आप सब जानते हैं, ln fr माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर v, ये तो इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डिवाइड बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर नेगेटिव वाला, जो v का मल्टीपल है वो ये रहा, बराबर t बाय mr। यहां लिमिट लग चुकी है, या लगा लो 0 से t, यहां लिमिट लगानी है अभी। ये माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर तो इधर ही आ गया, ln fr माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर v, 0 पुट करोगे इसकी जगह पर तो fr तो बचेगा, इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन mrt। एंटी लॉग ले लीजिए क्योंकि v का फंक्शन निकालना है, तो fr माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर v बाय fr
इक्वल टू ई रेस पावर माइनस के टी, एक बार के लिए के बोल दो, एफ आर को इधर ले जाओ, अरेंज कर लो, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बराबर एफ आर कॉमन 1 माइनस ई रेस पावर माइनस के टी। वी निकालना था तो एफ आर बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर 1 माइनस ई रेस पावर माइनस के टी। एक्सपोनेंट ग्रोथ की इक्वेशन आ गई है, एक्सपोनेंट ग्रोथ ही तो है, t इक्वल टू 0 पर स्पीड 0 थी, t इक्वल टू इंफिनिटी पर 0 हो, तो ये v मैक्स आ गया। लेकिन वो कब होगा? इंफिनिटी पर। एक्सपोनेंट ग्रोथ है, स्टार्टिंग में वेलोसिटी तेजी से बढ़ेगी, बाद में धीरे धीरे बढ़ेगी, जाना वेलोसिटी ने v नॉट तक है, दिस इज v नॉट या v मैक्स जो मर्जी बोलो, इससे बड़ी वेलोसिटी हो नहीं सकती। ये एक्सपोनेंट ग्रोथ का ग्राफ सारा समझ में आ गया होगा, सारा उधड़ गया, पहली लाइन बोली जुड़ी थी, बाकी तो पता चला सारा का सारा। तो फर्स्ट लाइन ही इंपॉर्टेंट है, अगर वो प्रोसेस समझ में आ गया तो इनके क्वेश्चन पे दम ही नहीं है। समझ में आ गया होगा, पॉज करके नोट कर लीजिए। ये हो गया बहुत सारे एग्जांपल्स, अब बीवीएल बाय आर वाले और इन सब चीजों वाले। नेक्स्ट एप्लीकेशन देख रहे हैं जी, इंड्यूस ईएमएफ निकालने की। अच्छा थोड़ा उधर हो जाइए, पॉज है क्या चल रहा है भाई? नेक्स्ट देखिएगा, मोशन ईएमएफ का नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटेटिंग रोड, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटेटिंग रोड। मान लीजिए ये जो रॉड है वो कंडक्टिंग है और उसे आप एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवा रहे हैं। ये कंडक्टिंग रॉड होगी, इसका एल लेंथ है, यूनिफॉर्म ओमेगा से रोटेट करवा रहे हैं। ठीक है जी, ध्यान से देख लीजिएगा, बी इनवर्ड ले रहे हैं, ओमेगा बी यू शो कर रखा है, इस पॉइंट को पी क्यू नाम दे सकते हैं। पहले तय कीजिए ओमेगा बी यूनिफॉर्म है, बी बी यूनिफॉर्म है, पहले तय कीजिए कि ईएमएफ इंड्यूस होगा नहीं होगा, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल कैसे लिखी जाएंगी। आपको अभी तक इंड्यूस ईएमएफ का एक ही फॉर्मूला मालूम है, रॉड के अंदर वो फॉर्मूला मालूम है, बीवीएल, एलिमेंट में बीवी डीएक्स, बीवी डीआर, बीवी डीवाई, जो मर्जी बोलिए एलिमेंटल के लिए। तो इसको सोचिए आप लोग कि हायर लोअर पोटेंशियल टर्मिनल कैसे लिखे जाएंगे, सेल बनेंगे या नहीं बनेंगे, सोच लीजिए एक बार स्क्रीन को पॉज करके लीजिएगा, ध्यान से देखिए। एक रॉड जब चल रही होती है यूनिफॉर्म बी में, यूनिफॉर्म बी में, तो उसका हायर लोअर पोटेंशियल डिसाइड करना में आता है, ये हायर ये लोअर। इसके अंदर हर एलिमेंट का मोशन इस तरफ है, तो चेक कीजिए, यहां से आप कोई एलिमेंट अगर लेंगे तो बी इनवर्ड है, मोशन इस तरफ है, तो इस एलिमेंट का हायर लोअर यूं डिसाइड होगा कि नीचे वाला पॉइंट हायर फिर लोअर, फिर अगले सेल का हायर लोअर, हर एलिमेंट के हायर लोअर सीरीज में आगे हैं और वो भी एसोसिएशन में। तो यहां से यहां तक ईएमएफ पक्का जनरेट होगा, तो यहां से यहां तक पूरा एक सेल पक्का बनेगा। अगर ये एक सेल पूरा बनेगा तो उसके अंदर P हायर पर है, Q लोअर पर है, तो P और Q के बीच का कितना ईएमएफ आएगा वो निकालना है। अब डिसाइड कीजिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होती है BVL। यहां से हमने DL डिस्टेंस पे जाकर DL विड्थ का एक एलिमेंट ले लिया, में ये हायर ये लोअर बनेगा, में ओमेगा कांस्टेंट है, तो यहां पर हर एलिमेंट का V अलग आएगा और V की वैल्यू आएगी ओमेगा R से, R की वैल्यू L लिख रहे हैं। तो इस एलिमेंट की वजह से ईएमएफ कितना आ गया, B ओमेगा L DL।
तो टोटल इंड्यूस ईएमएफ कितना आ जाएगा, बी ओमेगा एलडीएल का इंटीग्रेशन, बी तो कांस्टेंट है, और इसको भी डी करोगे कहां से कहां तक, पी से क्यू तक इंटीग्रेट करोगे आप लोग, सबको बात समझ में आएगी होगी। तो यहां से ईएमएफ कितना आ जाएगा, बी ओमेगा 0 से कैपिटल एल तक कर रहे हो तो एल स्क्वायर बाय 2, ये क्या चीज आ गई आपके पास, वीपी माइनस वीक्यू। पी हायर पर है, क्यू लोअर पर है, ये 2 है, बोला 2 था, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। सबको बात समझ में आ गई कि कैसे लिखा गया बच्चों इंड्यूस ईएमएफ। इस रॉड में इंड्यूस ईएमएफ में ये हायर ये लोअर, तो वीपी माइनस वीक्यू की वैल्यू कितनी है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। क्लियर हो गया होगा आप सबको। ध्यान से नोट कर लीजिए बच्चों इस आर्टिकल को। ईएमएफ इंड्यूस रोटेटिंग रॉड में निकाला है जब वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है। तो ये इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आ गई है, वीपी माइनस वीक्यू आपके सामने है। वीपी माइनस वीक्यू आपके सामने, इसको कितने इफेक्टिव सेल से रिप्लेस करना है ये क्लियर हो गया। अगर ये रॉड 12 लेंथ की हो तो ओमेगा कांस्टेंट बी इनवर्ड, तो ये पी क्यू अगर लिख दिया जाए, या ये पी ये क्यू और ये आर लिख दिया जाए तो वीपी माइनस वी आर कितना आएगा, वीपी माइनस वी आर। उधर 12 की लिमिट जाएगी, 12 डाल दो या 12 यहाँ कर दो, तो वीपी माइनस वी आर की वैल्यू आ जाएगी 2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। इस एल की जगह पर 12 पुट कर दिया तो 4l स्क्वायर आएगा ऊपर, और 2 से कैंसिल हुआ तो ये बच गया। अगर यहाँ पे कोई हमसे VQ माइनस VR पूछ ले, तो यहाँ से यहाँ तक का इफेक्टिव सेल तो जो था वो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 तक का एडिशन है, और पूरा जो है वो 2 बी ओमेगा एल स्क्वायर है। ये ईएमएफ की वैल्यूज लिखी हुई है, इन सेल्स का एसोसिएशन इतना हुआ, इन सेल्स का एसोसिएशन इतना हुआ, इन सेल्स का जो एसोसिएशन होगा वो पक्का 3/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर आएगा। फिर या फिर लिमिट यहां पर आप L से 12 डाल दीजिए, जो मर्जी कीजिए। इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेना। मानिए आपके पास ये एक 12 लेंथ की रॉड है, जिसमें से ये जो लोअर पार्ट है ये नॉन कंडक्टिंग है, ये वाला पार्ट नॉन कंडक्टिंग है। जैसे आप कांस्टेंट ओमेगा से इस पॉइंट के वक्त घुमा रहे हैं, आपको यहां और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, या यहां और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ये नॉन कंडक्टिंग है, ये ध्यान रखिए। तो आपको इस रॉड में इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू बतानी है। तो कैसे किया जाएगा बोल दीजिए। हाँ जी, एल से 12 की लिमिट डालेंगे। क्यों? क्योंकि नॉन कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन ऊपर से शिफ्ट होंगे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं तो डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगी, डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगी तो ये सेल बनेंगे ही नहीं, तो इतना सेल तो बनेगा ही नहीं। तो यहां से यही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो रॉड में जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो आएगा 3/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। यही वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ निकली है, क्योंकि इंडक्शन की लिमिट तो एल से 12 जानी है। जवाब दे दीजिए। एक क्वेश्चन तुम लोगों को सोचने के लिए दे रहा हूं, सोचना। ये एक कंडक्टिंग रॉड है, इस कंडक्टिंग रॉड को तुम ओमेगा यूनिफॉर्म से घुमा रहे हो, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो या इंड्यूस ईएमएफ बोल दो, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। कंडक्टिंग रॉड है, हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, हर इलेक्ट्रॉन का मास m है। नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर डालूंगा, तुम्हें सोचना है, अगली वीडियो में चेक कर लेना इसका आंसर। ये काम दे दिए, इसको नोट कर लीजिए। अभी लेक्चर कंटिन्यूटी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, मान लीजिए आपके पास ये एक साइकिल का रिम है जिसके अंदर ऐसी एन कंडक्टिंग स्पोक्स लगी हुई है। स्पोक्स मतलब तारे, ये एक तार होगी, इस तारे बहुत सारी लगी हुई हैं, एन वायर्स बोल दीजिए, और ये सारी की सारी कंडक्टिंग है। इसे आप कांस्टेंट ओमेगा से यूनिफॉर्म बी में घुमा रहे हैं, ठीक है जी। यहां से एक तार बाहर निकाल लीजिए और उस तार के साथ एक आर रेजिस्टेंस जोड़ के यहां कनेक्ट कर दीजिए। तो इसको दिखाने का तरीका कुछ यूं रखना है कि ये तो बाहर से वायर आ गई, ये रेजिस्टेंस आर हो गया और आपने इसको यहां जोड़ दिया, ठीक है। आप इसको कांस्टेंट ओमेगा से घुमा रहे तो ये माना जा सकता है कि ये पूरा पहिया घूम गया। तो आप इसको कुछ इस तरीके से मान के चलिए कि ये वाली चीज जो रिम का गोल पार्ट है, सर्कुलर पार्ट है, ये फिक्स है, ये तारे सारी घूम रही हैं, ये वायर्स इस पे फिसल रही है बिना फ्रिक्शन के। और जब ये तार ये और स्पोक इसके ऊपर से गुजरेगी, निकलेगी, तो यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये मान के चलो कि स्पोक ऊपर से निकल रही और वो पीछे जुड़ी हुई थी। जैसे ये स्पोक आ गई, ये रिम हो गया, तो ये स्पोक ऊपर से फिसल रही है जबकि तार पीछे से जुड़ी हुई है। यानी ये वाले स्पोक के रास्ते में ये तार अटक नहीं रही है। इस तार में से करंट निकालना है। और अगर ये पॉइंट में O और ये पॉइंट PQ लिख दूं तो PQ में करंट की डायरेक्शन बतानी है, P से Q या Q से P। तो कितना करंट जाएगा? ये सारी स्पोक्स जो है ये L लेंथ की है। तो चेक कीजिए, हर एक स्पोक अपने आप में एक सेल है और सेल का हायर लोअर डिसाइडेड है। ऐसे अगर ये N स्पोक्स हैं तो N सेल बन गए और हर सेल का EMF B ओमेगा L²/2 आ गया। और साथ में चेक कीजिए कि ये सारे सेल पैरेलल में है। हर किसी सेल का एक टर्मिनल O पर आ गया और हर किसी एक सेल का टर्मिनल रिंग पे आ गया। तो ऑल सेल्स आर इन पैरेलल। इन सब स्पोक्स के रेजिस्टेंस 0 दे रखे हैं। अगर इन स्पोक्स के रेजिस्टेंस 0 दे रखे तो सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस आ गया। ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो करंट P के से Q जाएगा। इफेक्टिव EMF अपॉन इफेक्टिव रेजिस्टेंस लिखना है I की वैल्यू, तो इफेक्टिव EMF तो आ गया इतना और इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपके पास R का R आ जाएगा। और अगर ये R = 0 नहीं है, हर स्पोक का रेजिस्टेंस R बोल दिया जाए, तो करंट की वैल्यू में इंड्यूस्ड EMF तो यही आएगा, लेकिन इफेक्टिव रेजिस्टेंस में N स्पोक्स का पैरेलल का रेजिस्टेंस R/N और इंक्लूड हो जाएगा। समझ में आ गया होगा बच्चों आप सबको कैसे लिखा गया इस चीज को। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये ओमेगा से कांस्टेंट से घुमाई जा रही है, इसके घूमने का अपोज होगा कि करंट अब आएगा इन सब तारों में यूं, तारों में करंट यूं आएगा तो B इनवर्ट I ये रहा, तो हर तार पर एक फोर्स उल्टी दिशा में लग रहा है, इनफैक्ट बोलो टॉर्क लग रहा है जो इसको रिटार्ड करने की कोशिश करेगा। इट मींस देयर इज सम एक्सटर्नल सोर्स जो कि इसको कांस्टेंट ओमेगा से घुमा रहा है। वही मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ले रहे। मैं बोल दूं घुमा के छोड़ दिया, एक ही तार बोल देता घुमा के छोड़ दिया और ये सर्किट बना के तुम्हें दे दिया, तो तुम्हें समझ में आ जाएगी ये बात कि इस पर एक फोर्स लगेगा, ओमेगा नॉट से घुमा के छोड़ दिया तो फोर्स लगेगा, तो टॉर्क भी जनरेट होगा अपोजिट जो उसके ओमेगा को रिटार्ड करेगा, तो मैकेनिकल प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। इस सब का बेस हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। समझ में आ गया आप सबको कैसे डिस्कशन की गई है।
अभी बोला गया था इसे कांस्टेंट ओमेगा से घुमाया जा रहा है, घुमाने का अपोज तो हो गई होगा, इंड्यूस ईएमएफ करंट आ रहे हैं भाई, समझ में आ गई बात सबको, कर बोल दीजिए। तो अब आप लोग एक्ससीवी में से बहुत सारे क्वेश्चंस करने के लिए फ्री हैं। इनफैक्ट पहली 25-30 प्रॉब्लम्स तक यहीं तक की डिस्कशन है, शायद उससे ज्यादा भी कुछ 2-3 प्रॉब्लम्स हो, तो वो 25-30 प्रॉब्लम्स इस पहले 4 लेक्चर पर बेस है सारी की सारी, इतना काम आप एक्ससीवी से पूरा कर लीजिएगा, ठीक है जी। इनफ फॉर राइट नाउ, इस लेक्चर में इतना ही है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है, ओके जी। सर वो इफेक्टिव